हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? देखिए दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था जीव विज्ञान का। वैसे अभी इतने टाइम हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11 अध्याय दूसरा, जीव विज्ञान का जीव जगत का वर्गीकरण, दूसरा अध्याय। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ रखा है। पहली चीज, कल कल हम लोग या फिर पिछले वीडियो में हम लोग परिचय देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने अरस्तु का जो वर्गीकरण था उसके बारे में अध्ययन किया था, है ना। आपको याद होगा और समझ में भी आया होगा। दूसरी दो जगत प्रणाली हमने देखी थी, जिसे कैरोलस लिनियस ने दिया था, है ना। उसके बाद फिर हमने कहा था कि अगले वीडियो में अगला वर्गीकरण देखेंगे। तो देखिए, अभी तक हमने इस अध्याय में दो चीजें क्लियर कर ली हैं। परिचय में दो चीजें देख ली हैं, एक अरस्तु का वर्गीकरण, दूसरा कैरोलस लिनियस का वर्गीकरण। और अब इस वीडियो में हम लोग आज देखने वाले हैं जो इस लेसन का प्रमुख वर्गीकरण है, जो इस ये मान लीजिए पूरा जो जीव विज्ञान है, जो आधुनिक वर्गीकरण कह सकते हैं, या फिर जो जीव विज्ञान पूरा बेस है, जिस वर्गीकरण पर, जिसके आधार पर बेस है, हम आज उस प्रमुख वर्गीकरण की बात करेंगे, जो है पांच जगत वर्गीकरण। आप सभी लोगों ने सुना होगा पांच जगत वर्गीकरण। तो पांच जगत, अभी इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि पांच जगत वर्गीकरण कब और किसने दिया था, वो पांच जगत कौन कौन से थे, और यह वर्गीकरण किस पर आधारित थी। ठीक है, ये चीज देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पांच जगत प्रणाली, पांच, आज हम लोग पढ़ेंगे पांच जगत प्रणाली। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा अगर आप धैर्य के साथ थोड़ा देखेंगे तो उम्मीद करता हूं आप लोगों के लगभग सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे, जो भी पांच जगत प्रणाली से संबंधित है। ठीक है, सभी प्रश्नों का लगभग आपके जवाब मिल जाएगा। ठीक है, देखते रहिए। पांच जगत प्रणाली, देखिए पांच जगत प्रणाली, जब द्वि जगत प्रणाली कल हमने कमियां देखी थी पिछले वीडियो में, तो उन कमियों को दूर करने के लिए एक प्रणाली दी गई, जिसे पांच जगत प्रणाली कहते हैं। क्योंकि इसमें पांच जगत है। पांच जगत क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो जगतों की संख्या दो से बढ़कर के कितनी हो गई है? पांच हो गई। जिसे दिया था 1969 ईस्वी में। कौन से वैज्ञानिक थे? वैज्ञानिक का नाम क्या था? व्हिटेकर। व्हिटेकर नामक वैज्ञानिक ने 1969 ईस्वी में दिया था। आपको पता चल गया ना, वो और पांच जगत प्रणाली कब दिया था? 1969 ईस्वी में। किसने दिया था? व्हिटेकर नामक वैज्ञानिक ने। अब क्वेश्चन मन में आ रहा होगा कि वो पांच जगत कौन कौन से थे, वो देख लेते हैं दोस्तों। देखिए, पांच जगत कौन कौन से थे। एक, ये बच्चों वाला लिख रहे हैं, है ना, पहले नंबर डाल लो फिर लिखते जाओ। चलिए देखते हैं। पांच जगत थे। पहला जगत था मोनेरा। क्या नाम था? मोनेरा था। दूसरा जो जगत था प्रोटिस्टा था, या फिर है। चौथा है कवक। ठीक है, इसी को फंजाई भी बोलते हैं, इंग्लिश में फंजाई बोलते हैं इसको। ठीक है, प्रोटिस्टा मोनेरा ये सेम ही रहेंगे। ये पादप है, प्लांट है ना, एक ही चीज है। और जंतु, इनको एनिमिलिया भी बोला जाता है। इंग्लिश में एनिमिलिया और हिंदी में जंतु बोला जाता है। तो पांच जगत प्रणाली आपको समझ में आ गया होगा। कब दिया गया था? 1969 ईस्वी में। किसने दिया था? व्हिटेकर नामक वैज्ञानिक ने। और वो पांच जगत कौन कौन से थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। ये समझ में आ गया होगा। इसमें देखिए, ध्यान रखने की बात ये, हमने इन्हीं क्रम से लिखा है, क्योंकि ये क्रम से है। जो वर्गीकरण किया गया है ये जातवृत्तीय संबंध पर आधारित है ना, क्रम से दिया हुआ है। हम इनको इधर उधर लिखेंगे। जंतु को हमने देखे यहाँ पर नहीं लिखा, ये चीज का भी ध्यान रखना है। ये क्रम है, वर्गीकरण का क्रम है, इसी तरीके से हमें लिखना है। ठीक है, हम चाहते तो जंतु को यहाँ लिख देते, इसको यहाँ लिख देते, लेकिन वो गलत हो जाता है, क्योंकि वो सही क्रम नहीं है। ये इस तरीके से किया गया है क्योंकि ये जीवों के विकास का क्रम है। मतलब देखा जाए अगर ध्यान से, तो
तो सबसे पहले पृथ्वी पर मोनेरा जगत के जीव आए, उसके बाद प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा से फिर कवक जगत का विकास हुआ, जीव उत्पन्न हुए, फिर पादप जगत, फिर जंतु जगत। ठीक है, तो ये कोई एक दिन की बात नहीं, करोड़ों अरबों साल लगे इस प्रोसेस को होने में, तब आज हम लोग एक जटिल जीव विकसित हो पाए हम लोग के जैसे, है ना। तो सीधा सीधा इतना समझ में आ गया होगा कि 5 जगत प्रणाली कब और किसने दिया था, विटकर ने 1969 में दिया था। 5 जगत प्रणाली का जो क्रम है इस प्रकार है। अब हम लोग दोस्तों देखते हैं कि ये 5 जगत प्रणाली जो थी किस पर आधारित थी, कौन से अच्छे ऐसे लक्षण थे जिस पर ये 5 जगत प्रणाली आधारित थी। और इस वीडियो में थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन आपको यकीन मानिए जीव विज्ञान का में आप प्रवेश कर जाएंगे इसके बाद, क्योंकि यहाँ से जीव विज्ञान बहुत अच्छे से शुरू होती है। ठीक है, अगर आपको ये सब चीजें समझ में आएंगी तो आगे आने वाले वीडियो में या फिर लेसन में आपको बहुत चीजें समझ में, क्योंकि यहीं से कुछ वर्ड होंगे वहां पर बार बार यूज होंगे, आपको पता नहीं होगा तो पढ़ने में आसानी नहीं होती है, मतलब दिक्कत होती है। ठीक है, तो ये 5 जगत हमने देख लिए। अब हम वर्गीकरण के आधार देखते हैं। इसमें अब देखते हैं 5 जगत, 5 जगत वर्गीकरण, 5 जगत वर्गीकरण के आधार। आधार किसे कहते हैं, आधार किसे कहते हैं, बेस किस पर आधारित थी, किसके आधार पर बनाया, क्लासिफिकेशन किया गया था, है ना, वो चीज किसके आधार पर किया गया था। जो प्रमुख 5 थे, पहला था आपका कोशिकीय संरचना। देखिए एनसीईआरटी वाले में केवल इतना ही लिखा है कि कोशिकीय संरचना लक्षण, केवल इतना बता दिया कि किस पर आधारित थी, लेकिन कोशिकीय संरचना है क्या, किसे कहते हैं, हम लोग उसे भी समझेंगे। देखिए कोशिकीय संरचना मतलब कि कोशिका की संरचना कैसे है, संरचना कैसे है। देखिए जब हम लोगों ने कक्षा 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो पादप का शरीर, ऊतक, पादप कोशिका जो थी लगभग ऐसे थी, है ना, उसमें बीच में केंद्रक पाया जाता था, ऐसे करके उसके अंदर माइटोकांड्रिया होती थी। ठीक है, माइटोकांड्रिया होती थी, गाल्जिकाएं होती हैं, है ना, राइबोसोम होते हैं, केंद्रक होता है इसके अंदर। ठीक है, और इसके साथ साथ हरित लवक पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है। ठीक है, हरित लवक पाया जाता है उसमें, और इसके साथ साथ एक बड़ी सी उसमें रिक्तिका होती है, रिक्तिका होती है, मतलब आप समझ रहे होंगे, जो कोशिका आपने देखी होगी, है ना। तो अभी हम कोशिकीय संरचना की बात कर रहे हैं, मतलब कोशिकाएं जो होती हैं 2 प्रकार की होती हैं। जो कोशिकाएं होती हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है प्रोकैरियोटिक, एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका। ये बहुत जरूरी चीज है जानना। नंबर दूसरा है यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, यहाँ पे रोमन में लिख देते हैं, ये 1 हो गया, ये 2 हो गए। ठीक है, तो 5 जगत वर्गीकरण के आधार में से पहला आधार क्या है, कोशिकीय संरचना। अब क्वेश्चन आता है कि भाई कोशिकीय संरचना क्या है, किसे कहते हैं। तो देखिए कोशिकीय संरचना का मतलब है कि कोशिका किस प्रकार बनी है। ठीक है, नॉर्मली इसे जो है 2 भागों में विभाजित करते हैं, एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक होती है यूकैरियोटिक कोशिका। समझ में आया, कोशिकीय संरचना के कितने प्रकार या कितने भागों में वर्गीकृत किया जाता है, 2, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। मतलब दुनिया में जितनी भी कोशिकाएं पाई जाती हैं वो केवल 2 प्रकार में से एक होती हैं, चाहे वो जंतु की हों, पौधों की हों, या फिर बैक्टीरिया की हों,
ठीक है, या फिर लाइकेन हो, शैवाल हो, कवक हो, कुछ भी हो, जितने भी जीव हैं सबकी कोशिकाएं केवल में या तो ये कोशिका पाई जाएगी प्रोकैरियोटिक, या तो ये पाई जाती है। इतना समझ में आया? अब क्वेश्चन आ रहा होगा कि प्रोकैरियोटिक क्या होती हैं, यूकैरियोटिक क्या होती हैं। ठीक है, तो देखिए इसको हम आप लिख सकते हैं, हम इसमें समझा दे रहे हैं आपको। देखिए कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं, ठीक है, मान लीजिए कि ये कोशिका है, ठीक है, उदाहरण के लिए हमने मान लिया ये क्या है, कोशिका है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर अनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है, ठीक है, जो पूरे केंद्रक को नियंत्रित करता है, पूरे कोशिका को नियंत्रित करने का कार्य करता है। ये केंद्रक क्या कार्य क्या है, ये पूरे कोशिका को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। तो यहाँ पे समझने की बात यह है कि दो प्रकार की कोशिकाएं होती है। एक कोशिका मान लीजिए ये डीएनए है, ये हम इसको डीएनए लिख देते हैं, डीएनए, और यहाँ पे ये डीएनए, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे हमने ज्यादा कटापीटी कर दिया है, इसको हम सही कर देते हैं बस, ठीक। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो डीएनए है वो केंद्रक के अंदर है, केंद्रक के अंदर है, और यहाँ पर जो डीएनए है इसके अंदर क्या होता है, जीवद्रव भरा होता है ना, तरल पदार्थ भरा होता है। और यहाँ पर देखेंगे कि केंद्रक डीएनए के चारों तरफ कोई कला नहीं है, किसी झिल्ली के अंदर पैक नहीं है। सीधा साफ समझेंगे तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो केंद्रक होता है, केंद्रक एक झिल्ली के अंदर बंद होता है, या फिर डीएनए झिल्ली के अंदर बंद होता है। ये केंद्रक के चारों तरफ एक झिल्ली पाई जाती है जिसे केंद्रक कला कहते हैं। तो प्रोकैरियोटिक में हमने देखो उल्टा बता रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम उल्टा बता दे रहे हैं, यहाँ पर नहीं होती है, यहाँ पर होती है। ये है तुम्हारी प्रोकैरियोटिक कोशिका, बना दो यार इसे। अब देखिए ध्यान समझिएगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक के चारों तरफ या फिर डीएनए जो होता है वो स्वतंत्र रूप से जीवद्रव में पड़ा होता है। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में जो डीएनए होता है या आनुवंशिक पदार्थ होता है वो केंद्रक में होता है, और केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक कला पाई जाती है। सीधा सा एक लाइन है इसमें, केंद्रक के चारों तरफ अगर केंद्रक कला पाई जाएगी तो उसको यूकैरियोटिक कहेंगे, अगर नहीं पाई जाएगी तो प्रोकैरियोटिक कहेंगे। समझ में आ गया होगा? कोशिका होती है, कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, केंद्रक के चारों तरफ एक झिल्ली होती है, ठीक है। यहाँ पर जैसे देख लीजिए, यहाँ पर एक झिल्ली पाई जा रही है। अगर झिल्ली पाई जाएगी, जिसे इसी झिल्ली को क्या कहते हैं, केंद्रक कला, अगर केंद्रक कला पाई जाती है तो उसको यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं, और अगर नहीं पाई जाती है तो प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए हम लिख देते हैं इसमें जीवाणु, जो जीवाणु का कोशिका होता है उसके चारों तरफ, आनुवंशिक पदार्थ के चारों तरफ कोई आवरण नहीं पाया जाता है। इसके विपरीत पादप, आप हम मनुष्य की कोशिका, मनुष्य की कोशिका, कोई भी उदाहरण दे दीजिए, है ना, यूकैरियोटिक पर। तो ये चीज समझ में आ गया, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। एक बार फिर से समझते हैं। देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका वे कोशिकाएं होती हैं जिनमें केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक कला नहीं पाई जाती है, जैसे जीवाणु। यूकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं, वे कोशिकाएं जिनमें केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक कला पाई जाती है, ठीक है, जैसे मनुष्य की कोशिका। तो ये चीज समझ में आ गया होगा आपके, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, ये मिटा देते हैं, आप लोग समझते लिखते चलिए, है ना। कोशिकीय संरचना हो गया। उसके बाद शारीरिक संगठन, इसमें देखिए क्या होता है,
लिख देते हैं एक कोशिकीय। ये भी दो प्रकार का, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, ये समझ में आ गया। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। हमने कोशिकीय संरचना क्लियर कर लिया होगा, समझ में आ गया होगा आपको। शारीरिक संगठन देखेंगे। शारीरिक संगठन का मतलब है जो शरीर का संगठन होता है, निर्मित होता है, वो किस प्रकार होता है। इसे भी दो भागों में वर्णित किया जाता है, विभाजित किया जाता है। एक है एक कोशिकीय, दूसरा है बहुकोशिकीय। नाम से ही आपको पता लग रहा होगा कि इसमें एक कोशिका होती है और इसमें बहुकोशिकीय। बहु का मतलब क्या होता है? बहुत। बहु का मतलब बहुत, मतलब बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के जीव का निर्माण होता है, उसको क्या कहते हैं? बहुकोशिकीय। जैसे हमारा शरीर क्या है, हम एक कोशिकीय हैं कि बहुकोशिकीय हैं? तो आप कहेंगे कि मैं तो एक कोशिकीय हूं, क्योंकि मेरा जो शरीर है वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बना है, इसलिए हम क्या हैं? बहुकोशिकीय हैं। और एक कोशिकीय, अगर किसी जीव का शरीर एक ही कोशिका से बना है तो अब उसको क्या कहते हैं? एक कोशिकीय। मतलब कि जो जीवन की देखिए, आपको यहाँ पर समझ में आ गया ना, अगर किसी भी जीव का शरीर केवल एक कोशिका से निर्मित है, उसकी जीवन की सभी प्रक्रियाएं एक ही कोशिका में संपन्न होती हैं, तब उसको एक कोशिकीय कहते हैं। क्लियर? बहुकोशिकीय ऐसी कोशिकाएं या फिर ऐसे जीव जिनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उनको क्या कहते हैं? बहुकोशिकीय कहते हैं। तो एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय समझ में आ गया होगा, है ना। हम आपको उदाहरण दे देते हैं। उदाहरण के लिए एक कोशिकीय में आपने नाम सुना होगा अमीबा। अमीबा क्या है? एक कोशिकीय है। यूग्लिना का नाम सुना होगा आपने, यूग्लिना भी क्या है? एक कोशिकीय है। ठीक है, अब बहुकोशिकीय में हम नाम लिख देते हैं कॉकरोच, गाय। यहां पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब जो, और खास बात ये रहती है ना कि ये जो एक कोशिकीय होती हैं वो हमें नग्न आंखों से दिखाई नहीं देती हैं। समझ में आया? तो अगर जैसे कि जो अमीबा होते हैं, यूग्लिना होते हैं, जीवाणु होते हैं, ठीक है, पैरामीशियम होते हैं, ये सभी चीजें हमें नग्न आंखों से, मतलब नग्न का मतलब बिना चश्मा के, बिना दूरबीन के, बिना सूक्ष्मदर्शी के अगर हम उन्हें देखेंगे तो वो हमें दिखाई नहीं देगी। ठीक है, तो एक कोशिकीय जो होते हैं वो नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते, जबकि बहुकोशिकीय, ये आप अंतर भी कह सकते हैं इसमें, कि अगर कोई आपसे पूछ ले कि एक कोशिकीय में और बहुकोशिकीय जीवों में क्या अंतर है, तो एक कोशिकीय जीवों का शरीर एक कोशिका से बना होता है, उनकी जीवन की सारी प्रक्रियाएं उसी कोशिका के अंदर होती हैं, जैसे अमीबा। बहुकोशिकीय जीवों का शरीर बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और उनकी जीवन की सभी प्रक्रियाएं इन्हीं बहुकोशिकाओं में संपन्न होती हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। तो इस आधार पर भी व्हिटेकर ने 5 जगत प्रणाली को, इसको भी ध्यान में रख करके वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। तो आपको समझ में आ गया होगा, हमने कोशिकीय संरचना में दो चीजें पढ़ी थी, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक। अभी इसमें हमने कोशिकीय संगठन में दो चीजें पढ़ी, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। आपको समझ में आ गया होगा ना कि एक कोशिकीय किसे कहते हैं? वे जीव जिनका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है, एक कोशिकीय कहते हैं, और जिनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उनको बहुकोशिकीय कहते हैं। ठीक है, अब उदाहरण में हमने इसमें अमीबा, यूग्लिना, जीवाणु, ठीक है, ईस्ट, ये सब उदाहरण हो जाएंगे। बहुकोशिकीय में हमने कॉकरोच, गाय या फिर पेड़ पौधे, आप इस तरीके से कोई भी जीव जो हमें आंखों से दिखाई देते हैं लिख सकते हैं। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि कोशिकीय संगठन क्या होता है या फिर और कितने प्रकार का होता है। तो 2 प्रकार का होता है। ठीक है दोस्तों, तो अब इसके बाद इसको मिटाते हैं, अगला देखते हैं।
अगला है हमारा पोषण, न्यूट्रिशन। ठीक है, देखिए इसमें जो अगला वर्गीकरण का जो आधार बनाया व्हिटेकर ने, पोषण को बनाया। इन्होंने क्या किया कि जो पोषण है, पोषण के बारे में, पोषण के आधार पर भी वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो अब पोषण क्या है, कितने प्रकार का होता है, जंतुओं में कितने प्रकार का होता है, पौधों में कितने प्रकार का होता है, वो सब हम इसमें देखेंगे। तो इसमें देख लेते हैं पौधों में और जंतु में, पौधों में और जंतु में। देखिए पोषण का मतलब होता है कि किस प्रकार अपना भोजन प्राप्त करते हैं जीव। पोषण का मतलब शाब्दिक मतलब समझ में आया। पोषण का मतलब कि वो किस तरीके से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, भोजन किस तरीके से प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो जंतु अलग तरीके से भोजन प्राप्त करते हैं, जंतु अलग तरीके से और पौधे अलग तरीके से। पौधों में और जंतु में पोषण आपको समझ में आ गया होगा ना कि भाई देखिए जो जीव हैं, चाहे वो जंतु हो और वो पौधा हो, सभी पोषण प्राप्त करते हैं। उन्हें एनर्जी, भोजन मिलेगा तभी वो कार्य कर पाएंगे, है कि नहीं। तो दोनों में अलग अलग होता है, पोषण की विधियां दोनों में अलग अलग होती है, पौधों में भी अलग और जंतु में अलग। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहले हम पौधों का देखते हैं। देखिए पौधे जो होते हैं, एक होते हैं स्वपोषी, ये सब चीजें बार बार आने वाली चीजें हैं, और एक है विषमपोषी। विषमपोषी, ये समझ में आ गया होगा आपको। जो पौधे हैं वो पौधों में पोषण जो होता है, यहाँ पे हम पोषण लिख देते हैं, पौधों में पोषण, वो दो प्रकार से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। एक होता है स्वपोषी और एक होता है विषमपोषी। अब आप सोचेंगे कि पौधे भी विषमपोषी होते हैं, तो हाँ पौधे भी विषमपोषी होते हैं। अब हम एक एक करके पढ़ते हैं कि स्वपोषी किसे कहते हैं और विषमपोषी किसे कहते हैं। देखिए स्वपोषी आप लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे जगह थोड़ा कम है और टाइम भी लगता है, इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं, या फिर लिख भी देंगे जरूरत पड़ी तो पौधों में जो पोषण होता है वो क्या है? स्वपोषी। स्वपोषी का मतलब होता है, देखिए स्व का मतलब क्या होता है, ये जो स्व है, स्व का मतलब क्या होता है, जैसे स्व का मतलब स्वयं, स्व का मतलब क्या होता है? स्वयं। पोषी का मतलब क्या है? पोषण। पोषी का मतलब क्या होता है? पोषण। मतलब जो स्वयं पोषण प्राप्त करे, जो स्वयं से भोजन बना ले, उसको क्या कहेंगे? स्वपोषी। समझ में? पौधे क्या करते हैं, हम लोगों से भोजन थोड़ी मांगते हैं कि हमको सुबह खाना नहीं मिला, भोजन नहीं मिला, नहीं मांगते। हम लोग उनको क्या करते हैं? पानी देते हैं केवल, या फिर वो अपनी जड़ों से पानी खींचते हैं और वो सूर्य के प्रकाश में हरित लवक की सहायता से अपना भोजन स्वयं क्या कर लेते हैं? बना लेते हैं। वे दूसरों के ऊपर आश्रित नहीं है, ठीक है। तो स्वपोषी वे जीव जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। कैसे करते हैं? अब मन में आएगा कैसे करते हैं। तो देखिए ये क्या करते हैं कि ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण, ये जीव क्या करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा भोजन बना लेते हैं। अब मन में आ रहा होगा कि प्रकाश संश्लेषण क्या होती है। देखिए आप सभी लोगों ने देखा होगा कि पौधों की पत्तियां क्या होती हैं? हरी होती हैं। ये चीज तो देख लिया। हरी किसके कारण होती है? हरित लवक के कारण होती है, ये भी कंफर्म हो गया। तो वही जो हरित लवक होता है, हरित लवक जो होता है वो उसमें जब धूप पड़ती है, देखिए पत्तियों पर जब धूप पड़ती है, ठीक है, नीचे से पौधे क्या करते हैं? जल खींच कर लाते हैं। ऊपर से धूप आई और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड आई, तो ये सब चीजें मतलब कि जल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, हरित लवक, ये सब मिल करके क्या करते हैं कि हरित लवक की सहायता से भोजन बनाते हैं। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। या फिर प्रकाश संश्लेषण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पौधे हरित लवक की सहायता से, हरित लवक,
सूर्य का प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से अपने भोजन का निर्माण करते, वही प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। तो ये भी समझ में आ गया होगा। स्वपोषी मतलब जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं। किस प्रक्रिया के द्वारा बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण, इसको इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। उसके बाद है विषमपोषी। देखिए जो विषमपोषी पोषण है इसको फिर से आगे कई भागों में बांटा गया है। नंबर 1 परपोषी, मृतपोषी, सहजीवी, सहजीवी और एक चौथा है कीटभक्षी। कीटभक्षी, ठीक है। तो विषमपोषी को फिर से आगे 4 भागों में बांट दिया गया है। परपोषी, मृतपोषी, सहजीवी और कीटभक्षी। देखिए परपोषी क्या होते हैं? वे जीव जो अपना भोजन दूसरों की सहायता से प्राप्त करते हैं या फिर जो भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं कि दूसरे जीवों पर रह करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये भी 2 प्रकार के होते हैं। परपोषी भी आगे जाएंगे 2 प्रकार के, एक पूर्ण परजीवी परपोषी होते हैं, एक आंशिक परपोषी होते हैं, या फिर आप इनको परजीवी भी बोल सकते हैं। यहाँ पे हम परजीवी भी लिख सकते हैं। परजीवी, पर का मतलब क्या होता है? आप पराया यूज करते हैं ना, पराया का मतलब क्या हुआ? दूसरा। तो पर का मतलब दूसरा, जीवी का मतलब जीव। अगर कोई पौधा है जो दूसरे जीवों से अपना भोजन ग्रहण करता है, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? परजीवी। समझ में आया? जैसे इसमें उदाहरण में रैफ्लेशिया, रैफ्लेशिया सबसे बड़ा पुष्प का नाम है, 15 केजी का होता है, ये भी जान लीजिए। लेकिन हम यहाँ पर परजीवी की बात कर रहे हैं तो उदाहरण में रैफ्लेशिया आ जाएगा, कुस्कुटा आ जाता है। उसके बाद मृतपोषी, मृतपोषी का मतलब समझ में आ रहा होगा। मृत का मतलब क्या हुआ? मरा हुआ। पोषी का मतलब पोषण। तो वे जीव जो मृत या फिर सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन बनाते हैं उनको क्या कहते हैं? मृतपोषी कहते हैं। ये भी समझ में आ गया होगा। सहजीवी, सह का मतलब क्या होता है? देखिए सहपाठी यूज होता है ना, जो साथ रह करके काम करते हैं। ठीक है, तो सहजीवी का मतलब, सहजीवी किसे कहते हैं? देखिए सहजीवी होता है जिसमें 2 जीव साथ मिलकर रहते हैं और एक दूसरे को की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, वही क्या हो कहलाते हैं? सहजीवी। समझ में आया? वे जीव जो एक दूसरे के साथ रहकर एक दूसरे की आवश्यकताओं को क्या करते हैं? पूरा करते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं हम लोग? सहजीवी। उदाहरण के लिए जैसे एक उदाहरण बताते हैं आपको जानवरों में। जैसे कौवा आप लोग देखे होंगे, कौवा, कौवा है ना, कौवा, कौवा देखे होंगे। वो क्या करता है कि जो भैंस होती है, भैंस के जो किलनी लगी होती है, ठीक है, तो कौवा जा करके भैंस के ऊपर बैठकर उन किलनियों को निकाल कर खाता है। तो इसमें देखो दोनों लोग को फायदा हो रहा है। पहला फायदा भैंस को हो रहा है कि उसके शरीर से जो खून चूस रही है वो निकल रही है, और दूसरा फायदा, एक फायदा कौवे को हो रहा है कि उसका पेट भर रहा है। तो ये सहजीवी का उदाहरण है। मतलब कि जब 2 जीव साथ रहते हैं और एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, ऐसा नहीं कि केवल एक ही का लाभ, कौवे का पेट भर जाए और भैंस का नुकसान हो जाए, ऐसा नहीं होता है। तो सहजीवी का मतलब वे जीव, सहजीवी किसे कहते हैं? वे जीव जो एक दूसरे के साथ रहकर एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, उन्हीं को सहजीवी कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमने बताया कौवा और भैंस का। इसके अलावा शैवाल और कवक भी, लाइकेन, जिसे लाइकेन कहते हैं। लाइकेन में क्या होता है? शैवाल और कवक दोनों एक साथ मिले होते हैं। शैवाल क्या करता है? भोजन बनाता है, क्योंकि शैवाल क्या है? शैवाल में हरित लवक होता है तो वो भोजन बना लेता है। और कवक क्या होता है? नमी खींचता है। नमक कवक क्या करता है? जैसे कुकुरमुत्ता उदाहरण के लिए, ये भी एक कवक है। तो नॉर्मली हम उदाहरण के लिए ले रहे हैं, ठीक है। तो कुकुरमुत्ता क्या है? कवक है। शैवाल क्या है? काई है। तो शैवाल क्या कर ले रहा है? भोजन बना लेता है। कवक क्या करता है कि नमी को अवशोषित करता है।
तो कवक क्या करता है कि जड़ों से अपने नमी खींच करके शैवाल को दिया, और शैवाल ने उसी पानी की सहायता से भोजन बनाया, तो उसमें से कुछ भोजन किसको दे दिया, कवक को दे दिया। तो यहाँ पर शैवाल और कवक दोनों को लाभ पहुंच रहा है, इसलिए ये भी सहजीवी का एक उदाहरण होता है। ये भी समझ में आ गया होगा। कीट भक्षी, देखिए कीट भक्षी का मतलब समझ में आया। भक्षी का मतलब क्या, जो भक्षण करे, खाए, खाना खाए, खाने को ही क्या बोलते हैं, कीट भक्षी। तो कीट का मतलब क्या होता है, कीट ही रहेगा, इंसेक्ट बोलते हैं इंग्लिश में ना। तो कीट जो वे जीव जो या वे पौधे जो कीटों का भक्षण करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा या यूट्रिकुलेरिया के बारे में, कलश पादप के बारे में, है ना। तो कलश पादप जो होते हैं, इनकी पत्तियां जो होती हैं कलश के समान, मतलब मटके के समान होती हैं। तो उसमें जब कोई जीव ऐसे बैठता है आज करके, तो उसकी ऐसे बंद हो जाती है, फिर वो अंदर उसी कीट को मार करके चूस के खा जाती है। तो उनको क्या बोलते हैं, कीट भक्षी। मतलब जो कीटों का भक्षण करते हैं उनको क्या कहते हैं, कीट भक्षी कहते हैं। ये थोड़ा काफी देखिए आराम से, एक आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो इसको रोक रोक करके आप देख सकते हैं, वीडियो को 2 बार देखेंगे, क्लियर है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लिख भी नहीं रहे थोड़ी सी। तो पौधों में पोषण इस प्रकार से है, आपको समझ में आया होगा। हमने सबसे पहले बताया स्वपोषी, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। फिर हमने विषम पोषी के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने परजीवी पढ़ा। परजीवी का मतलब जो अपना भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं। अपना जीवन मृतपोषी जीव क्या होते हैं, अपना जीवन मृत और सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, जैसे कुकुर मुत्ता हमने को देख सकते हैं आप। ठीक है। सहजीवी, सहजीवी का मतलब क्या होता है, जो एक दूसरे, वे जीव जो एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हुए जीवन व्यतीत करते हैं, सहजीवी कहलाते हैं। कीट भक्षी में हम लोगों ने क्या पढ़ा, कीट भक्षी में हम लोगों ने पढ़ा कि वे जीव जो कीटों का भक्षण करते हैं, या वे पौधे जो कीटों का भक्षण करते हैं, खाते हैं, उन्हें कीट भक्षी कहते हैं। उदाहरण के लिए हमने कलश पादप इसमें देखा। तो ये इतना चीज समझ में आया होगा। ठीक है, हम इसको अभी मिटा रहे हैं, आप लोग नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं, फिर हम जंतु देखेंगे। ये है जंतु। जंतु देखिए, जंतु जो होते हैं अपना भोजन, ज्यादातर जो जंतु होते हैं वो अपना भोजन ठोस रूप में ग्रहण करते हैं या निगल जाते हैं। जैसे हम लोग खाने को क्या करते हैं, निगल जाते हैं, फिर अंदर उसका पाचन होता है। इसको जंतु संभोजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जंतु संभोजी। और प्रमुख रूप से पौधों जंतुओं में जो प्रकार होते हैं वो हम लिख देते हैं, सभी लोग जानते होंगे। शाकाहारी, मांसाहारी, मांसाहारी, शाकाहारी, मांसाहारी। एक होता है सर्वाहारी, सर्वाहारी, और एक होता है परजीवी, परजीवी। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये देखिए, ये जंतु इतने प्रकार के विधियों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अब हम एक एक करके देखते हैं कि शाकाहारी क्या होते हैं, मांसाहारी क्या होते हैं, सर्वाहारी क्या है, और परजीवी क्या है। ठीक है, तो शाकाहारी देखते हैं। देखिए शाकाहारी में ये देखिए, इतना छिपा लीजिए, पता लग जाएगा। शाक क्या आ रहा है, शाक। हमने शाक, शाक सब्जी, शाक का मतलब क्या हो, कहते नहीं गांव घर में यूज करते हैं सब की, शाक सब्जी ले आते जा करके, मतलब कि पौधे, मतलब कि आहार। और ये इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे, शाक आहारी, जो शाक का आहार करे, आहार का मतलब खाना को आहार शाक के रूप में ग्रहण करे, अपना भोजन शाक के रूप में ग्रहण करे। मतलब वे जीव जो हरे सब्जियों को खाते हैं या फिर हरे पौधों को खाते हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोग देख रहे थे जनन। ठीक है, जनन 2 प्रकार का, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन क्या होता है, देखिए अभी हम बहुत विस्तृत अध्ययन नहीं कर रहे हैं, हम चीजों को समझ रहे हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा जान रहे हैं, जिससे कि हमारे मन में ये ना पढ़ते टाइम कहीं पर ये वर्ड यूज हो पर हमने इसे सुना नहीं, हम इसे जानते नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, ये विस्तृत अध्ययन भी है, इनका लेसन है पूरे पूरे जनन के।
ठीक है, उनमें हम लोग इन सब के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। अभी जान लेते हैं कि लैंगिक जनन क्या होता है। देखिए, लैंगिक जनन होता है जब लैंगिक जनन में क्या होता है कि जब दो युग्मक जनन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है, दो युग्मक जनन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं अलग अलग प्रकार के, तब उसको क्या बोलते हैं, लैंगिक जनन कहा जाता है। और अलैंगिक जनन में क्या होता है, अलैंगिक जनन में दो युग्मकों की आवश्यकता नहीं होती। जैसे गुलाब की जो टहनी है, ठीक है, ये भी कई तरीके का होता है। जैसे गुलाब की टहनी आप उसको उखाड़ के कहीं भी गाड़ देंगे तो चल जाता है, तो वो अलैंगिक जनन हुआ। जैसे जो मनुष्य होता है, मनुष्य में लैंगिक जनन पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर नर और मादा पाए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये नहीं होता है। तो लैंगिक जनन में दो युग्मक भाग लेते हैं और इसमें दो युग्मक भाग नहीं लेते। ये प्रमुख अंतर होता है लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में। उसके बाद हम पांचवा देखते हैं, क्या है, जात वृत्तीय संबंध होता है। जात वृत्तीय संबंध, ये महत्वपूर्ण और समझने की चीज है। जात वृत्तीय संबंध क्या होती है, देखिए दोस्तों, जात वृत्तीय संबंध कहा जाता है। देखिए, अगर हम लोग अध्ययन करें प्रत्येक जीव का, या फिर तो हम लोगों को पता लगता है कि अगर हम प्रत्येक जीव के अध्ययन करते तो हमें पता लगता है कि जो जीवों का विकास हुआ है वो एक दूसरे से संबंधित है, जीवों का विकास। ठीक है, क्योंकि जैसे देखिए, जो जीवाणु है सब वर्तमान में सबसे जो प्राचीन है जीवाणु हैं, फिर उसके बाद और प्रोटिस्टा के जगत के जीव विकसित हुए, फिर कवक क्या है, फिर जंतु पादप क्या है, उसके बाद जंतु जगत के जीव है। तो इस तरीके से विकास होता गया है। ठीक है, तो अगर हम लोग जीवों का अध्ययन करें, जीवों के विकास का अध्ययन करें, तो हमें पता लगता है कि जीवों के विकास में एक संबंध पाया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, जात वृत्तीय संबंध बोलते हैं। आया समझ में? देखिए, अगर हम जीवों का जैव विकास, आप समझ रहे हैं, जीवों के विकास को क्या बोलते हैं, जैव विकास कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम जैव विकास का अध्ययन करते हैं तो हमें पता लगता है कि प्रत्येक जीव एक दूसरे से संबंधित है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम इस चीज को समझें तो पृथ्वी पर सबसे पहले आए वायरस, जो ना तो सजीव थे और ना ही निर्जीव थे। वायरस से फिर करोड़ों वर्षों तक धीरे धीरे विकास होता गया और वायरस से फिर मोनेरा जगत के जीव विकसित हुए। उसके बाद प्रोटिस्टा, फिर उसके बाद कवक, फिर उसके बाद कवक के बाद में प्लांटी, फिर जंतुओं का विकास हुआ। तो देखेंगे कि प्रत्येक जीव एक दूसरे से संबंधित है या फिर प्रत्येक जीव का विकास उसके पूर्ववर्ती जीव से हुआ है, आप ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं, जात वृत्तीय संबंध कहते हैं। मतलब कि जातियों के बीच में पाए जाने वाले विकास के संबंध को ही क्या कहते हैं, जात वृत्तीय संबंध कहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि अभी तक हम लोगों ने इसमें पढ़ लिया है, क्या क्या पढ़ा एक बार देख लेते हैं उसको। तो 5 जगत वर्गीकरण में हमने देखा कि 5 जगत वर्गीकरण का बोध किसने दिया था, 5 जगत वर्गीकरण के आधार क्या थे, और उन आधारों को हम लोगों ने एक एक करके उसको विस्तृत अध्ययन भी किया है, पढ़ा भी है। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए आज के लिए इतना ही रहेगा दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।